बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू फिज़िक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिज़िक्स का आज हमारा है लेक्चर नंबर 8 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। कल वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ये जितने टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, हेडिंग्स जो मैंने लिखी है, ये हमारे हेडिंग्स होंगी और आज के लेक्चर में हम इनको कवर करेंगे। पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अगर आप लोग देख लें तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टर्म जो है ये दो वर्ड से बना है। कौन कौन से? एक है इलेक्ट्रिक और दूसरा हमारे पास है फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक से यहाँ पर हमारा मतलब होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और फ्लक्स क्या चीज़ है? ये फ्लक्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है फ्लो। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो फ्लो होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मैंने जस्ट बाय मीनिंग एक डिफिनीशन करवाई। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास एक यूनिट एरिया है, कोई भी एक यूनिट एरिया हमने कंसिडर किया। अब इस यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, या इन अदर वर्ड्स इस यूनिट एरिया से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं। तो इस टर्म को बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हेडिंग लगा ले इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने लिखना है कि एक तो यहाँ पर वर्ड है इलेक्ट्रिक, जिससे मैंने आप लोगों को कहा कि इससे हमारा मतलब होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। और दूसरा जो टर्म है वो है फ्लक्स, और मैंने आपसे कहा कि फ्लक्स जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है फ्लो। क्लियर? तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन मिल गई। और वो डिफिनीशन क्या है? तो वो डिफिनीशन हमारे पास ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing from a unit area। कोई भी एक यूनिट एरिया है, उस यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पास हो रहे हैं। तो इस टर्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, ये भी सही है, लेकिन इसके एक दूसरा भी डिफिनीशन है। मैं कह सकता हूँ वो थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का डिफिनीशन है, जिससे हम मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। में यहाँ पर लिख देता हूँ वेक्टर एरिया। अच्छा, इसको ज़रा समझिए। वेक्टर एरिया से हमारा क्या मतलब होगा? तो यहाँ पर वेक्टर एरिया से हमारा मतलब होगा एरिया का डायरेक्शन। अच्छा, एरिया का डायरेक्शन ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। अगर ये मेरे पास एक सरफेस है, ये वाइट बोर्ड जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक सरफेस एरिया आप लोगों को असल में नज़र आ रहा है। इसका जो डायरेक्शन होगा, तो ये चूंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट की रिजल्ट में मिला है, तो इसका डायरेक्शन इस सरफेस के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी एरिया की, और या फिर हमारे पास इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो बेटा अगर आप लोगों ने वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वो आपकी कोई कंसेप्ट नहीं है इसके ऊपर, तो सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है एरिया की इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। या तो आउटवर्ड डायरेक्शन ये भी परपेंडिकुलर है, या फिर इनवर्ड डायरेक्शन वो भी हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर एरिया से हमारा मतलब क्या होगा? एरिया का जो डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है पाई। तो यू भी हम लिखते हैं, और कभी कभी इसके साथ हम ई लगाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। क्लियर? अच्छा, इसका जो इक्वेशन बनेगा, तो मैंने आप लोगों से कहा ये जो सेकंड डिफिनेशन है ये असल में इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। सो दिस इज पाई इज इक्वल टू ई डॉट ए।
मैं अगेन बात करूंगा, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सही से पढ़ा है तो फिर आप लोगों को ये पता होगा कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में डाट आ जाए और मैंने यहाँ पर कोस थीटा नहीं लगाया है तो इसका मतलब ये है ये इक्वेशन कहाँ पर वैलिड है, जब ई और ए आपस में पैरेलल हो। ई और ए क्या हो, आपस में अगर पैरेलल है तब ये इक्वेशन हमारे पास वैलिड होगा। अगर ऐसा नहीं है, इस E और A के दरमियान में कोई भी एक एंगल है, लेट्स से 30 का है, 60 का है, 45 डिग्री का है, तो फिर हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमने हेडिंग लगाना है फ्लक्स एट एनी एंगल, फ्लक्स एट एनी एंगल, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट एनी एंगल। तो चूंकि यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट में बेटा मैंने आप लोगों को समझाया है कि इसमें हम कोस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, कोस थीटा को यूज़ करेंगे। क्लियर। तो ये हो गई फ्लक्स एट एनी एंगल। इसके बाद हमने डिस्कस करना है डिपेंडेंसी। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। डिपेंडेंसी, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ये कैन टर्म्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो बेटा याद रखिए, ज़रा इक्वेशन को देखिए, एक हमारे पास ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरह से एरिया हमारे पास है और यहाँ पर एंगल, एंगल से हम ओरिएंटेशन का भी मतलब ले सकते हैं कि ये जो लाइंस आ रहे हैं तो ये जो सरफेस यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो एरिया है, ये किस अंदाज में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए एक ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। क्लियर। सेकंड ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर, एरिया, इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। और थर्ड जो है वो है एंगल थीटा, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल थीटा के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है कि ये कौन सी क्वांटिटी है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी का हेडिंग दूंगा तो क्वांटिटी से असल में हमारा मतलब होगा नेचर ऑफ द क्वांटिटी। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ज़रा देखते हैं। क्या ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा ज़रा देखें, अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि यहाँ पर तो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए हैं तो जाहिर सी बात है इसको वेक्टर होना चाहिए, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी रिजल्ट में जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर लिखिए स्केलर क्वांटिटी। एक तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरी चीज़ ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्यों है, क्योंकि बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये कन्फ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पर हमने डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा मुझे लगता है। लेकिन फिर अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रा कंसिडर करें, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। क्या है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है और ये मेरे पास एक यूनिट एरिया है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है इस यूनिट एरिया से पास हो रहे हैं। कितने पास हो रहे हैं, दो जो है वो इससे पास हो रहे हैं। तो इसको बेटा हम कहते हैं असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा कुछ क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद बढ़ना है इसकी यूनिट की तरफ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हमारे पास क्या होगा। क्लियर है, ओके। हेडिंग लगा ली यूनिट का। तो यूनिट को मालूम करने का बड़ा आसान तरीका है, ज़रा इसकी इक्वेशन को देखें, ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दो लेक्चर पहले हमने देखा था कि ये बराबर होता है न्यूटन पर कूलम के। क्लियर। और यहाँ पर एरिया है तो एरिया बराबर होता है मीटर स्क्वायर के। सो दिस इज एक्चुअली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका हमारे पास यूनिट आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद मैंने इसका मालूम करना है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन। अच्छा बेटा याद रखिए, जब भी हम डायमेंशन को मालूम करते हैं ना तो पहले हम यूनिट्स को जो है वो फंडामेंटल फॉर्म में, बेस यूनिट्स की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम। तो न्यूटन फंडामेंटल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। इसी तरह से ये मीटर स्क्वायर बिल्कुल सेम इट इज़, और कूलम हमारे पास बराबर होता है एम्पेयर इनटू सेकंड के, लेकिन यहाँ पर होल पावर -1 आएगा। क्लियर? ओके। किलोग्राम मीटर और मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब बन जाएगा। ये सेकंड -2 बिल्कुल अपनी जगह पर, ये -1 इसका भी है और इसका भी है, सो दिस इज a -1 s -1। यहाँ पर देखिए ये सेकंड का पावर -2 है, यहाँ पर सेकंड का पावर क्या है, -1 है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड -3 एम्पेयर -1, ठीक है। अब इसकी जो डायमेंशनल सिंबल है वो आप लोगों ने जस्ट लिखने हैं। तो किलोग्राम हमारे पास असल में मास का यूनिट होता है, सो दिस इज m, ये लेंथ का यूनिट है l3, ये टाइम का यूनिट है t-3, और ये करंट का यूनिट है, सो I-1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद मैक्सिमम फ्लक्स को हमने देखना है, और इसी तरह से मिनिमम या ज़ीरो फ्लक्स को हमने वो स्टडी करना है। तो इक्वेशन में नहीं इरेज करता ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैक्सिमम फ्लक्स ज़रा देखिए, पहले इक्वेशन से समझते हैं। ई ए कोस थीटा, क्लियर है? अच्छा, ई और ए अगर मेरे पास कांस्टेंट हो जाए और मैंने फ्लक्स को वो स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल थीटा, तो बेटा आप सबको पता होगा जब एंगल हमारे पास 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम यानी 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कि अगर हमारे पास वेक्टर एरिया, मैं अगेन बता रहा हूँ, वेक्टर एरिया, एरिया की जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान में अगर एंगल थीटा 0 है तो उस वाले केस में फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, अभी ज़रा इसको समझते हैं। लेट्स से ये हमारे पास वाइट बोर्ड है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वो एनवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया कि या तो आउटवर्ड होगा या फिर एनवर्ड डायरेक्शन होगा। मैंने एज्यूम किया इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास एनवर्ड है। अभी यहाँ पर ये जो दो मार्कर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, आप लोग एज्यूम करें ये दो नहीं है बल्कि 20 मार्कर्स हैं। फिजिक्स से कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करें ये हमारे पास 20 मार्कर्स हैं, 20 मार्कर्स नहीं बल्कि ये 20 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं, क्लियर। अभी ये 20 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो है वो इससे पास हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ ना फ्लक्स मेरे पास मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस या जितनी भी लाइंस है वो सारे के सारे इस एरिया से पास हो रहे हैं, तो फ्लक्स मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर एंगल थीटा की बेस पर मैं बात करूँ तो एरिया भी इसी डायरेक्शन में है और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस भी इसी डायरेक्शन में है, तो दरमियान में थीटा कितना बन रहा है, वो भी हमारे पास 0 बन रहा है। बेटा मैं दोबारा समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर दोनों डिफिनीशंस को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जो डिफिनीशन मैंने करवाई थी, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम अ यूनिट एरिया, तो जितनी ज़्यादा लाइंस पास होंगी उतना हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। अभी मेरे पास 20 लाइंस हैं और वो सारे के सारे इससे पास हो रहे हैं, तो अगर 20 के 20 लाइंस इससे पास हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अभी मैं ज़रा एंगल थीटा की बेस पर इसको स्टडी करना चाह रहा हूँ, तो मैंने आप लोगों से कहा कि इस वाइट बोर्ड की जो एरिया की डायरेक्शन है आप एज्यूम करें वो एनुअल डायरेक्शन है और लाइंस भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, 0 का बन रहा है, तो उस केस में फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ज़ीरो फ्लक्स की तो बड़ा आसान है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कास की वैल्यू 90 हो जाए तो कास 90 बेटा बराबर होता है 0 के, तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो 0 के बराबर होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इस तरह है कि ये वाइट बोर्ड है, इसकी एरिया की जो डायरेक्शन है वो एनवर्ड है। अब क्या हो रहा है, ये जो लाइंस हैं ये ऐसी नीचे से आ रहे हैं, तो कोई भी लाइन जो है वो इस बोर्ड को क्रॉस नहीं करेगा, तो अगर कोई भी लाइन इस बोर्ड से पास नहीं होगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी हमारे पास 0 होगा। तो अगर आप लोग इस तरह से देखें कि एरिया की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और लाइन जो है वो लेट सपोज नीचे की तरफ से आ रही है,
तो दोनों डिफिनीशंस को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। पहली डिफिनीशन, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम अ यूनिट एरिया। तो इस बोर्ड से तो कोई भी लाइन पास नहीं हो रहा, बिल्कुल इसके पैरेलल, इसके सरफेस के पैरेलल जा रहे हैं, तो कोई भी लाइन जो है वो इसको पास नहीं कर रहा। तो उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग भी फ्लक्स 0 के बराबर है। और सेकंड यहाँ पर मैंने लिखा है अगर एंगल 90 हो जाए। तो ज़रा देखिए, एरिया की डायरेक्शन इनवर्ड है, फ्लक्स जो है वो नीचे से जा रही है, तो दरमियान में एंगल कितना बन रहा है 90। तो मैथमेटिकली cos 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप लोग बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।